अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। तो उसमें जो हमारा टॉपिक है आज बायोडाइवर्सिटी है। और ये एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर तरह से किसी ना किसी क्वेश्चन में रिलेट होता है आपका। चाहे वो कोई भी पॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप की पॉल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट हो, या कोई भी हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के काजेस कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, और किस तरह इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, हेल्दी रखें, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम डेफिनेशन उसकी बताएं, लिखें, तो बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हें ऑर्गेनिज्म वर्ड अब रो क्या। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इमरान अहमद। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है हमारा आज बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी का जिक्र नज़र आएगा। चाहे वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं किसी भी चीज़ के, क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, कुछ भी हम इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा बायोडाइवर्सिटी का जिक्र आता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको हैं, उसका मतलब आना चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से काजेज़ हैं, कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसकी हेल्दी एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं। देन हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस आखिर कौन सी है। फिर हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं ना हम। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हम बोलते किसको हैं, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि बायोडाइवर्सिटी इज द variability among लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वेरिएबिलिटी होती है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती है, उसमें अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है, उसमें टाइप्स अगर हम देखें तो उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स ही होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले जो हमारा टाइप्स है वो है जीन डाइवर्सिटी, जीन डाइवर्सिटी। ठीक है, देन जो दूसरा टाइप है बायोडाइवर्सिटी का वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। थर्ड पे जो हमारा टाइप है वो है स्पेशीज डाइवर्सिटी, या फर्स्ट और थर्ड वाला सेकंड कर दें, इकोसिस्टम का बाद पे कर लें, कोई टाइप फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आप देखें, लेकिन इसके टाइप्स 3 हैं, मेन टाइप्स ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं ना, कि जीन डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। जीन डाइवर्सिटी बोलते हैं कि कोई भी
सेम टाइप का स्पेशी हो लेकिन उसके अंदर जीन्स चेंज हो। हम अगर एग्जांपल की बात करें तो अभी मैंगोज़ का सीज़न है, तो स्पेशी कौन सी है, वो मतलब फ्रूट कैटेगरी में वो मैंगो है, लेकिन उसके जीन अलग अलग हैं। किस तरह, कोई जो उसके हैं, एक तो लंगड़ो हो गया, चौसा हो गया, मतलब इस तरह उसके अलग अलग टाइप्स हैं। है वो मैंगो लेकिन उसके अंदर भी जीन में वैरायटी है, तो ये हमारा हो गया जीन डाइवर्सिटी। फिर हम देखते हैं कि स्पेशीज डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, कि स्पेशीज़ ही डिफरेंट हों। लाइक कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर भी फिर अलग अलग स्पेशीज़ हैं। एनिमल है, एनिमल के अंदर भी फिर स्पेशीज़ हैं, कोई इन्वर्टिब्रेट है, कोई वर्टिब्रेट है, मतलब जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे स्पेशीज़ डाइवर्सिटी में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम वाली डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इकोसिस्टम वाली डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, कि इकोसिस्टम हमारा चेंज हो। इकोसिस्टम कैसे हमारा चेंज हो सकता है, कि कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कोई दूसरा कोई है टुंड्रा जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम है, मतलब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम। तो उनके अंदर भी फिर अलग अलग टाइप की वैरायटी आ सकती है। इकोसिस्टम के अंदर स्पेशीज़ भी आ सकती हैं अलग अलग, उसमें स्पेशीज़ डाइवर्सिटी भी आ सकती हैं, जीन डाइवर्सिटी भी आ सकती हैं। तो ये बेसिक्स थी टाइप्स के रिलेटेड, कि टाइप्स कौन सी है ना बायोडाइवर्सिटी की। और अगर हम देखें, हम टॉपिक ये क्यों पढ़ रहे हैं ना बायोडाइवर्सिटी का, अगर हम मतलब क्यों जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो पहले हम पता होना चाहिए कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बहुत पेस्ट अप हो चुका है, वो बहुत स्पीडी हो चुका है, और ये पूरे इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है इकोसिस्टम का, उसको इम्पेक्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, उसके मुताबिक वी आर लूजिंग स्पेशीज एट अ रेट अबाउट 1000 टाइम्स देन नॉर्मल। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, और इसलिए ही ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट के लिए बल्कि ओवरऑल आपको समझने के लिए कि किस तरह जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही हैं, और सारी डिपेंडेंट्स जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे है वो अंडरमाइन हो रही हैं। उसके अलावा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो किस तरह अंडरमाइन हो रहा है ना। तो इसके लिए हमें अभी देखने हैं कि आखिर कौन से काजेज़ कौन से हैं जो बायोडाइवर्सिटी में अपना बायोडाइवर्सिटी के लॉस में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो काज है हमारा, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा काज हो गया कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम हैबिटेट को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि अराउंड 80% ऑफ जो अर्थ टेरिशियल बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट में होती है फॉर एग्जांपल। तो क्या हो रहा है कि हम जो फॉरेस्ट हैं हम उनको बहुत तेज़ी से काट रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। और ये एक एस्टिमेटेड है कि 18.7 मिलियन 18.7 मिलियन जो हेक्टर्स है फॉरेस्ट के, वो हम एवरी मिनट हम उनको जो है वो एवरी जो है मिनट जो है उनको हम काट रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रहती है, जो उनका होम है, तो हम उनके होम को ही तबाह कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होनी है। दूसरा हो गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि पहले स्पेरोस बहुत ज़्यादा होती थी, वो बर्ड जो था, लेकिन अभी वो बहुत कम हो गया है। वो मतलब सिंध में तो अभी नज़र ही नहीं आता, पहले सिंध में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी पंजाब में नज़र आता है,
वो बर्ड, लेकिन सिंध में अभी वो बहुत कम नज़र आता है। वो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर में वेरिएशन आई है, जो वेदर कंडीशंस में वेरिएशन आई है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो या तो वो मर रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, या वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और जो तीसरा है हमारा, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। किस तरह? मतलब कोई भी रिसोर्सेज है हमारा, नेचुरल रिसोर्स जिसमें बायोडाइवर्सिटी रहती है, हम उनको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लें, हम उनको काट रहे हैं। अगर फिशरीज़ का एग्जांपल ले लें, तो हम अपने बिजनेस के लिए या अपने इनकम के लिए किस तरह हम फिशरीज़ को ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को। किस तरह हम, अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल लैंड ही है हमारा, तो उसको किस तरह हम दो दो तीन तीन उसमें साथ साथ उसमें क्रॉप जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं। उनमें तो उसको कोई भी टाइम नहीं दे रहे कि वो रिकवर हो सके, उनमें जो वैरायटी है वो थोड़ी बरकरार रहे। या कोई भी चीज़ है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उसको अपने यूज़ के लिए ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। फोर्थ पे हमारा काज है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में भी सब किस्म की पॉल्यूशन, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, उनसे भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर है या उनके जो टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक जो वेस्ट है, वो हम रिवर में या इन चीज़ों में एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, वो इम्पेक्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है फिर बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट हो रहा है। इस तरह हमारे बायोडाइवर्सिटी के ये काजेस हैं। अगर हम 5th नंबर पर देख लें तो इन्वेसिव स्पेशीज़, शायद मैंने कल भी इनका बताया था कि इन्वेसिव स्पेशीज़ किसको बोलते हैं और किस तरह ये जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस कौन सी है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो अगर हम खुद ही, मतलब सिंपल सी, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर हम खुद देखते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। मतलब जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ये सारे मतलब एक बैलेंस चल रहा है। तो अगर इस बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, तो जाहिर सी बात है फिर सारा अर्थ या सारा प्लेनेट जो है वो इम्बैलेंस होगा और चीज़ें इधर उधर होंगी। दूसरा इम्पोर्टेंस इसका कौन सा हो सकता है? बायोडाइवर्सिटी जो उसका मेडिकल बेनिफिट है, ये तो आप सबको पता होगा कि किस तरह जो ह्यूमन हेल्थ है या साइंस कितनी टेक्नोलॉजी है या जो भी कुछ है, वो हम किस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं या यूज़ करते हैं। चाहे वो प्लांट बायोडाइवर्सिटी हो या एनिमल बायोडाइवर्सिटी हो, स्पेशीज़ हों, उनसे हम अपनी फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। थर्ड पे अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो जो डेंजरस या जो थ्रेट दे सकती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, उनको भी किसी ना किसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करता है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीडेटर्स हों, कुछ भी हों, उनको बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करता है। अगर हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं, कल भी हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंज को बायोडाइवर्सिटी किस तरह कंट्रोल कर सकती है ना। तो बायोडाइवर्सिटी हम अगर एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी ऐसे ट्रीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से या बहुत फास्टली ग्रो होते हैं और उनको एब्जॉर्ब अच्छे से करते हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है? इससे ये होगा कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उतनी इमिशंस कम होंगी और उतना क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है। ये सिंपल सा इंपॉर्टेंस का है। इंपॉर्टेंस का भी वैसे मुझे नहीं याद कि क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा अगर इंपॉर्टेंस पूछ भी ले तो ये सारी चीज़ें जो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं वही होती हैं। अभी हम देखते हैं
preservation and conservation of biodiversity। ठीक है, कि इसको ये जो लॉस हो रहा है किस तरह इसको हम जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि किस तरह इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, पहले तो हम लिखते हैं कि प्रोटेक्ट के जो एरियाज़ हैं बायोडाइवर्सिटी रिच जो एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उनको कंजर्व करें। सेकंड पे कौन सा हम लिखते हैं, सस्टेनेबल लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जिस तरह मैंने बताया कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट कर रहा है, तो अगर हम सस्टेनेबल लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर है कि कंजर्वेशन एंड एजुकेशन अवेयरनेस, कि हम लोगों को बताएं कि बायोडाइवर्सिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करें या प्रिजर्व करें। क्योंकि काफ़ी हमारे पाकिस्तान में लोगों को बायोडाइवर्सिटी का पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर उनको पता ही नहीं है तो वो किस तरह बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे या किस तरह उनमें रोल प्ले करेंगे। देन है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल के हिसाब से कोई भी इशू होगा वो हम यूनिलैटरली नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक दो कंट्रीज़ या लोगों के कहने पे या उनके करने धरने से कुछ नहीं होगा। ये एक ग्लोबल इशू है, वो जब सारे मिलके साथ में काम करेंगे फिर ही जो है वो हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये सब एनवायरमेंटल या जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो बहुत नेसेसरी है। क्लाइमेट चेंज भी हम पाकिस्तान अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक वो पूरी कंट्रीज़ या पूरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, कोलैबोरेट नहीं करेगा, पॉलिसीज़ नहीं फ्रेम करेगा, उनको मजबूर नहीं करेगा कि आप लोग भी इमिशंस पे कंट्रोल करो, तब तक क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, एक तो ये मेथड हो गया कि अगर हम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात आ जाए तो इस तरह लिखते हैं। अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा मेथड है। अगर हम प्रिजर्वेशन अगर हम मैं इधर दोबारा लिखता हूँ तो उसमें क्या होता है कि एक मिनट में इसको थोड़ा यहाँ पे करता हूँ कि प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक होता है हमारा ex-situ प्रिजर्वेशन, दूसरा हमारा होता है ये एक, ये टू इन सीटू। इन सीटू से क्या मतलब है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे उसको प्रिजर्व करो। लेट सपोज कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को काटो नहीं, वहीं पे कोई नेशनल पार्क वगैरह बना दो या उस फॉरेस्ट को ही इस तरह का कोई नाम दे दो कि बस वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाए या इस तरह कुछ हो जाए कि उसको कोई भी काट ना सके। या जिस तरह इंडिया में गंगा राम जो है उसको क्या गंगा रिवर, उन्होंने उसको होली बनाया हुआ है तो उसको भी वो साफ़ करते हैं कि नहीं ये हमारा होली रिवर है, इस तरह से मतलब उसको उसकी बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व हो जाती है। मतलब ये अलग अलग से मेथड हैं, तो आप अभी ये देख लेना कि इसमें कौन कौन से 3-4 हम लिख सकते हैं। फिर ex-situ हो रहा है कि वहाँ पे नहीं लेकिन इसको कहीं और जगह पे जाके प्रिजर्व करो। लेट सपोज कोई ऐसा परिंदा है, कोई ऐसी स्पेशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसको
वहाँ पे जाके प्रिजर्व करो, माइग्रेट करो जहाँ पे वो सस्टेन कर जाए ना, टेम्परेचर वेरिएशन या कुछ भी। एक तो ये हो गया। जिस तरह हमने, मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एलिफेंट को माइग्रेट करवाया था थाईलैंड में, ये क्योंकि यहाँ पे वो इस तरह का हम इन्वायरमेंट उसको नहीं दे पा रहे थे कि वो ज़िंदा रह सके, इसलिए हमें मजबूरन अब जो एक ज़ू था मेरे ख्याल से, वहाँ पे एलिफेंट था, उसको हमने माइग्रेट करवाया थाईलैंड में। फिर दूसरी कि जीन जो है वो प्रिजर्व करो, वेरी लो टेम्परेचर पे हम करते हैं। जिस तरह उसको कोई साइंटिफिक टर्म भी है, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अभी आपने देखने हैं, मैं नोट्स भी आपको दूंगा, उनमें भी ये चीज़ें होंगी। लेकिन दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर प्रिजर्वेशन की बात आए, अगर 8-10 आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप इस तरह करते हैं एक्स सीटू और इन सीटू, फिर ये थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है कि ये आप साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। और एनवायरमेंट साइंस में अगर आप साइंटिफिक टर्म्स और इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। और आपको मार्क्स के लिए ही तैयारी करनी है। आपको किसी भी सीएसएस के सब्जेक्ट में आपको फ़िलासफ़र नहीं बनना, आपको रिसर्च पेपर नहीं लिखना, आपने जस्ट उस सब्जेक्ट को इस तरह से तैयार करना है कि मुझे उसमें मार्क्स चाहिए। तो मेरी तो ये सजेशन होगी कि आप इस तरह अपनी तैयारी किया करें। तो ये तो मेरे ख्याल से टॉपिक इतना इनफ है बायोडाइवर्सिटी का। मैं दूसरे कुछ टॉपिक आपको नोट्स भी शेयर करूँगा, फिर आप उनमें से कुछ कर लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से मुझे तो अभी कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहे कि कौन कौन से पूछे गए थे, लेकिन मुझे याद है 2023 में क्वेश्चन आया था कि काजेस जो हैं वो डाइवर्सिटी के कौन से हैं और किस तरह हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से हमने कर लिया है। इनमें मैं नोट्स दूंगा, उनमें रेफरेंसेस भी हैं, तो आप वहाँ से रेफरेंसेस और चीज़ें याद कर सकते हैं और थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा मुझे टॉपिक्स किस तरह करना है। और इसमें अगर आपको डेटा डायग्राम या कुछ इस तरह का कुछ मिल जाता है ऑनलाइन गूगल से या कहीं से भी या यूट्यूब से, तो वो भी अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।